देखें हमारे अगर चूँकि आबादी हिंदुस्तान की ज़्यादा है, आप कंपेयर कर लें, हमारे कहीं अगर ये 5 अफराद हैं, उनके वहाँ पे 10-12 अफराद हैं। वो 10-12 अफराद जो हैं वो इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं। वहाँ ना कोई बीजेपी है, ना कोई कांग्रेस है, सारे हिंदुस्तानी हैं। हम जो है 5 हैं, कोई पीटीआई है, कोई मुस्लिम लीग नून है, कोई पीपल्स पार्टी है, कोई जो है वो तहरीक लब्बैक है, कोई और कोई पार्टी बनी हुई है मजहबी या सियासी जमात। हम आपस में डिवाइड हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आज जनरल असेंबली में होना चाहिए था। वहाँ जो बाइडेन मिल रहा है, क्वाड की मीटिंग हो रही है, सबकी मीटिंग हो रही है, और हमारा वजीर खारजा बेचारा वहाँ अकेला बैठा हुआ है। आप देखें, मैंने उस दिन भी कहा था कि यूएन जनरल असेंबली से वर्चुअल इजलास जो है वो भी एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। शाह महमूद कुरैशी आयरलैंड के वजीर खारजा को मिल रहे हैं, वहाँ क्वेट का सरबराही इजलास हो। लगता है कि पूरी दुनिया ने ना हमें बैन कर दिया पाकिस्तान को। मरासी बनना हमारा काम नहीं है, और ये कोई पाकिस्तान पर तनकीद नहीं है, ये इमरान खान पर जो तनकीद है ये हमारा हक है। इस सारी सूरत हाल में क्वाड में जो बातें होंगी वो पाकिस्तान के लिए भी इनडायरेक्ट एक टफ सिचुएशन क्रिएट करेंगी। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि खास करके विदेशों में इन द सेंस कि खास करके यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे जो कंट्री होते हैं, वहां पर इंडियंस जब जाते हैं तब वो एज अ इंडियन बिहेव करते हैं। मतलब मान लीजिए कि 5 लोग हैं, तो पांचों के पांचों लोग जो है वो एज अ इंडियन बिहेव करेंगे, वो बिहेव ऐसा करेंगे कि हम एक है। जबकि पाकिस्तानियों की बात करें तो एक बंदा होगा पीटीआई का, मतलब इमरान खान की पार्टी का, एक होगा नवाज शरीफ की पार्टी का, एक बंदा होगा जरदारी वाली पार्टी का, एक बंदा होगा कि वो कहेगा कि मैं बलोचिस्तान वाला हूँ, एक बंदा होगा कि नहीं मुझे सिंधु देश अलग बनाना है, ये पार्टियों से मुझे कुछ लेना देना है नहीं। अब हर किसी को आवाज उठाने की आजादी है, लेकिन अगर आप लास्ट में देखो तो आपको पता चलेगा कि जो इंडियंस की एकजुटता है वहां पर वो ज्यादा दिखती है। आपको क्राइम्स में भी कम होता है, एजुकेशन में ज्यादा होता है, इनकम में ज्यादा होता है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने में भी ज्यादा होते हैं, खामखा पैसे खर्च नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बात हो रही है कि इन हिंदुस्तानियों की जो एकजुटता है वो एक अलग लेवल की ही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। मैं खुद इंग्लैंड में रहा हूँ, कई साल रहा हूँ। देखें हमारे अगर चूँकि आबादी हिंदुस्तान की ज़्यादा है, आप कंपेयर कर लें, हमारे कहीं अगर ये 5 अफराद हैं, उनके वहाँ पे 10-12 अफराद हैं। वो 10-12 अफराद जो हैं वो इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं। वहाँ ना कोई बीजेपी है, ना कोई कांग्रेस है, सारे हिंदुस्तानी हैं। हम जो है 5 हैं, कोई पीटीआई है, कोई मुस्लिम लीग नून है, कोई पीपल्स पार्टी है, कोई जो है वो तहरीक लब्बैक है, कोई और कोई पार्टी बनी हुई है मजहबी या सियासी जमात। हम आपस में डिवाइडेड हैं। इसकी वजह से 5 अफराद जो है उनका इम्पैक्ट नहीं है। वहाँ पे वो जो 10-12 अफराद हैं, वो वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उनकी ज़्यादा नुमाइंदगी है, उनकी अपनी तादाद की निस्बत भी। हमारी नुमाइंदगी उतनी भी नहीं है जितनी हमारी वहाँ पे पॉपुलेशन है। बात यह है कि वहाँ पे मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र यह है कि वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का परचम सरबुलंद रहना चाहिए, किसी सियासी जमात का परचम नहीं होना चाहिए। वहाँ पे मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र तो यह है कि किसी सियासी जमात को भी वहाँ पे अपनी ब्रांचेस कायम करने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आज जनरल असेंबली में होना चाहिए था। जो बगल अथर ने पिछले दिनों बात की थी और बिल्कुल सही बात की थी कि जनरल असेंबली में होना चाहिए था। वहाँ जो बाइडेन मिल रहा है, क्वाड की मीटिंग हो रही है, सबकी मीटिंग हो रही है, और हमारा वजीर खारजा बेचारा वहाँ अकेला बैठा हुआ है। जो साथ में गया था शहजादा, वो वॉक करके अपनी शर्ट, अमरीकी शर्ट दिखा के वो गायब हो गया है। मैं समझता हूँ कि पिछले मौजूदा हुकूमत की डिप्लोमेटिक फ्रंट पर फेलियर्स की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, और जो पब्लिक डिप्लोमेसी है और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर पाकिस्तान के पिछले 3 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है विज़ अपने दुश्मनों के मुकाबले में। क्योंकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस ही करेंगे। अगर हम बार बार ये कहते हैं कि भारत की साजिश नाकाम हो गई है, तो दरअसल हम ये कहते हैं कि भारत की साजिश कामयाब हो गई है तो हम नाकाम हो गए हैं। हम उसको काउंटर नहीं कर सके। दुनिया ने हमसे बात करना, हमारी बात मानना मुनासिब नहीं समझा,
और भारत की बात मानना मुनासिब समझा है। आप देखें, मैंने उस दिन भी कहा था कि यूएन जनरल असेंबली से वर्चुअल इजलास जो है वो भी एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। शाह महमूद कुरैशी आयरलैंड के वजीर खारजा को मिल रहे हैं, वहाँ क्वेट का सरबराही इजलास हो रहा है। मुकाबला क्या है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारा और उनका? 20 माह से तो पाकिस्तान के वजीर आजम की चीनी सदर से कभी बात नहीं हुई। पिछले 20 माह में हम कहते हैं हमारा सारा दारोमदार चीन पर है, पिछले 20 माह से हमारी चीनी सदर से वजीर आजम की बात नहीं हुई, रूस के सदर से मुलाकात नहीं हो पा रही, वो भी एक टेलीफोन कॉल से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, और हम दुनिया को कह रहे हैं कि हम रूस और चीन के ब्लॉक में जा रहे हैं। तो इस तरह तो ब्लॉक में नहीं जाया जाता है, कि ब्लॉक में तो तब जाते हैं जब अगले आपके राइट और लेफ्ट पे खड़े होंगे आकर, तो दुनिया को पैगाम मिलेगा कि वो हमारे राइट और लेफ्ट पे खड़े हैं। और अगर दुनिया को पता हो कि हमारी उनसे भी 20-20 माह से बात नहीं हुई, तो दुनिया को समझ है कि वो कितना हमारे साथ हैं और कितना हमारे से दूर हैं, दुनिया उसी तरह डील करेगी। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी का फेलियर्स हैं। शाह महमूद कुरैशी का एहतसाब होना चाहिए, हमारे डिप्लोमेट्स का एहतसाब होना चाहिए। हमें अपने फॉरेन पॉलिसी के जो टूल्स हैं वो ठीक करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के इंटरव्यू बिल्कुल पॉजिटिव नहीं गए हैं, उनका इंटरनेशनल इमेज उससे ना बेहतर हुआ है, ना पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को उससे कोई फ़ायदा हुआ है, ना दुनिया को कायल कर सके हैं। दूसरे ममालिक को जाहिल और क्लूलेस कहने से हम उनका दिल नहीं जीत सकते। कोई हुक्मरान पाकिस्तान नहीं है, हुक्मरान आते जाते रहते हैं, पाकिस्तान अपनी जगह मौजूद रहेगा ता क़यामत। और दूसरी बात यह है कि हुक्मरानों की गलतियों पर उन पर तनकीद करना ही हमारा पेशा है, यही बात है। मदा सराई और उनके आगे ख्वाजा सरा बनना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है गलत को गलत कहना, उनकी नाकामी और उनकी जो फेलियर्स हैं उस पर बात करना हमारा काम है, मरासी बनना हमारा काम नहीं है। और ये कोई पाकिस्तान पर तनकीद नहीं है, ये इमरान खान पर जो तनकीद है ये हमारा हक है। इसको पाकिस्तान पर तनकीद कह के रोका ना जाए। डिबेट काफी हो गई, मुझे सेगमेंट को वाइंड अप भी करना है, मुझे सेगमेंट को वाइंड अप भी करना है। हमें एक बात का इख्तियार करना चाहिए नाज़रीन। और एक तो लगता है कि पूरी दुनिया ने ना हमें बैन कर दिया पाकिस्तान को, बहुत रुस्वा हो के तेरे कूचे से हम निकले। तो ये तो न्यूजीलैंड को कहना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि वो हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद इंग्लैंड ने भी कह दिया कि नो, हम नहीं आ रहे। ताहिर साहब, मैं ये कह रही हूँ कि उनके जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट ब्लॉगर्स एम्बेसडर्स जो यहाँ पे होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के, वो उनकी जब भी हमेशा जब भी ट्वीट कोई सोशल मीडिया पे आता है वो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। कभी बाहर से किसी ने ये नहीं किया कि वो पाकिस्तान की बुराई कर रहे हो, लेकिन हमारे मिनिस्टर जो है वो उनकी बुराई कर रहे हैं, और फिर हमने इमदाद भी उन्हीं से लेनी है। और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से भी खिताब करेंगे। उससे तो खैर शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी वर्चुअल खिताब करेंगे, और उसके लिए सबसे बड़े उनके नुमाइंदे शहरयार अफरीदी तो पहुंच ही चुके हुए हैं। वो ऑलरेडी अमेरिकन को अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं कि वो कितने लाइक और कितने ज़हीनो फतीन आदमी है, आपके सामने है उनका पैगाम। सर, कहीं ऐसे ही खिताब भी ना हो जाए। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त तो पाकिस्तान बहरहाल उनके ब्लॉक में बैठा हुआ, मजबूरी ही सही, उसके अलावा तो पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में क्वाड में जो बातें होंगी वो पाकिस्तान के लिए भी इनडायरेक्ट एक टफ सिचुएशन क्रिएट करेंगी, चूंकि उनका जो राइवल कंट्री है भारत, जो कि जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान से, ना साइज में, ना इकोनॉमी में, ना कल्चर में, ना सर्कमस्टांस में, कोई कंपैरिजन नहीं। वो पता नहीं, मतलब मेरे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो क्यों ऐसा समझते हैं कि हम हमारा कोई मुकाबला है भारत से, कोई है ही नहीं। जो अल जजीरा का इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है कि इंडिया जो है वो मॉरिशस में एक मॉरिशियन आइलैंड के करीब, जिसका नारिन का नाम है अगलिगा, वहां पे एक नेवी की बेस बना रहा है और वहां पे तकरीबन 300 लोग रह रहे हैं। 1100 किलोमीटर वो जो है वो दूर है बेसिकली मॉरिशस की जो मेन आइलैंड है उससे। अब आके हमें पता ये चलता है कि एक तरफ चाइना ने जिबूती में अपनी जो है वो मिलिट्री बेस बनाई, इधर से इंडिया भी लगा हुआ है। अच्छा गल साहब, ये बताइएगा कि हाउ डू यू सी, ये इंडिया की क्या डिजाइन्स हैं कि आपने मॉरिशस में जाके एक अपनी जो है वो नेवी ने बेस बना ली, इससे इंडिया क्या बताना चाहता है दुनिया को? इंडिया दुनिया को कुछ नहीं बताना चाहता। इंडिया जो है अपना जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको कम करना चाहता है। मेरा ये मानना है कि इस तरीके की एक्टिविटी करनी इसलिए जरूरी है कि आपने चाइना को काउंटर भी करना है, और चाइना को काउंटर करने के लिए आपको ये बेसबाजी करनी पड़ेगी। और
ये मॉरिशस में नहीं, ये और भी जो आइलैंड कंट्रीज हैं वहां पर ये काम करने की इंडिया जो है वो कर रहा है, करता है। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी अपनी जो हम लोग बेस नहीं कहते हैं उसको, मिलिट्री ट्रेनिंग टीम कहते हैं, क्योंकि बेस का मतलब होता है कि कॉम्बैट उस तरीके से इस्टेब्लिश करना। वो कॉम्बैट इस्टेब्लिशमेंट नहीं करते हैं हम मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इस्टेब्लिश करते हैं। सेंट्रल एशिया में भी इस तरीके से मिलिट्री ट्रेनिंग टीम्स हैं, तजाकिस्तान में है और इसी तरीके से उज्बेकिस्तान में भी है, वियतनाम में है, भूटान में है और लाइकवाइज और भी कई जगहों पर हमारी ट्रेनिंग टीम्स हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में भी है, मेरा दिमाग उतर रहा है अभी ध्यान से कहाँ कहाँ है। भारत की जानिब से कुछ खुफिया और कुछ सामने सामने अपने मुल्क से बाहर बेसिस बनाए गए हैं। मॉरिशस को लिटिल इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 50 से लेकर 60% तक जो है वो हिंदू बसते हैं। बड़ा प्रो इंडियन है। इन्होंने जो मिलिट्री बेस बनाई है, डेफिनेटली इसका फायदा तो इन्हें किसी हद तक है क्योंकि यहाँ से ये अफ्रीकन रीजन के ऊपर चाइना तो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स अफ्रीकन रीजन में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पर नजर रख सकती है। ये इस वक्त नाज़रीन पावर गेम चल रही है। दिस इज अ पावर गेम राइट नाउ जो हमारे रीजन में है, जिससे डेफिनेटली आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स, ये जो पॉलिसी है, इससे पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो अपनी दूर भी लगा के नजरें जमा के हमारे रीजन पे बैठी है क्योंकि यहां पर जो है वो बड़ी गेमें जो है वो खेली जा रही हैं। अच्छा कल साहब, ये भी बताइएगा जो ये इंडो पैसिफिक में जो बढ़ते हुए खतरात कह लें आप, या जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो ग्रेट पावर्स का है, जिसमें इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ क्वाड में और चाइना उसके मुकाबले में है, और ये कहा जा रहा है कि जो इंडो पैसिफिक और ये सारा जो इंडियन ओशन है, ये आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले कुछ सालों में एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जी ठीक है, ये एक ट्रेनिंग मिशन है इसके ये है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया बेसिकली अपनी एक स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी इनहेंस कर रहा है। और ये भी बताइएगा कि क्या ये इंडिया की तैयारियों में से एक है, क्या आइंदा भी इंडिया इस तरह की कोई बेसिस बना सकता है? और इसको लिंक कीजिएगा इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। चाइना की इकोनॉमी हमसे काफी ज्यादा बड़ी है, तो चाइना का स्केल ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत आगे है, उसका तो मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन $4 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो कोई थोड़ी छोटी इकोनॉमी नहीं होती। और जहां तक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का सवाल है, उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए अगर आपको मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इस्टेब्लिश करनी पड़ जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम होती है उसका खर्चा वो मुल्क उठाता है जहां पर वो लगाई जाती है, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता इतना। मुझे ये भी तो समझना है कि मॉरिशस के क्या ऐसे डिजाइन हैं जो वो इंडिया से जो है वो सारी और वो भी ये जो आइलैंड है 1100 किलोमीटर दूर है मॉरिशस मेन आइलैंड से, तो क्या आप समझते हैं कि मॉरिशस को इंडियन नेवी की जरूरत है ताकि वो मॉरिशस को प्रोटेक्ट कर सके, या कि आपके भी तो कोई इसमें कोई ना कोई हमारे इंटरेस्ट जो है, हमारे स्ट्रेटेजिक आर्क जो है सुएज कैनाल, सिनाई पेनिनसुला से लेके और साउथ चाइना सी तक, ये पूरा आर्क स्ट्रेटेजिक आर्क फैला हुआ है। और यहाँ पर हम अपनी शिपिंग की दफा भी करते हैं और हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको भी लुक आफ्टर करते हैं। हमारे जो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडियन ओशन में है वो फ्रांस है, और फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी का एक ही गोल है, एक ही मकसद है कि जो हेगमनी, चाइनीज हेगमनी जो दुनिया में देखने को मिल रही है उसको काउंटर किया जाए, और जितने भी डेमोक्रेटिक मुल्क हैं वो सब इकट्ठे आए इसी चीज से, और उसी चीज के लिए हम लोग वहां बैठे हुए हैं। तो इंटरेस्ट की बात होती है, इंटरेस्ट जिस हिसाब से है आपका उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं। अब हमारा फुटप्रिंट बढ़ रहा है। अब $4 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी है तो फिर ट्रेड हो रहा है, तभी इकोनॉमी है उतनी बड़ी, ट्रेड है। अगर ट्रेड को आपने अपने सेफगार्ड करना है तो उसके लिए आपको फ्रेंडली कंट्रीज चाहिए। अब आप देखिए कि अगर फ्रेंडली कंट्रीज ना हो तो क्या होता है। इजराइल और ईरान के बीच में देख लीजिए, अभी
हाल ही में उनकी शिपिंग के ऊपर ईरानियों ने हमला कर दिया। अब इजरायलियों ने भी धमकी दे दी कि हम भी कुछ करेंगे। तो ऐसे फिर क्या होता है, ऐसे ट्रेड पे खतरा बढ़ जाता है। पहले सी पायरेट्स होते थे, सी पायरेट्स कम हो गए तो कोई और खतरा खड़ा हो जाएगा। और कल अगर ईरान और इजराइल के बीच में जंग होती है तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इजराइल, उसकी भी हेल्प करनी पड़ेगी। हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अभी सऊदी अरेबिया और यूएई डेवलप हो रहा है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन मिडिल ईस्ट में पड़ती है तो कहां से असिस्टेंस आएगी, कैसे होगी, नेवी का गेम कैसे खेला जाएगा। वो इंडियन नेवी ब्लू वाटर नेवी है, ब्राउन वाटर नेवी नहीं है, तो वो डीप इनसाइड द ओशन गेम खेलने की कैपेबिलिटी रखती है, उसमें ये ताकत है। तो उसी हिसाब से वो अपनी ताकत को नजर रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को नजर रखते हुए, अपना जो स्ट्रेटेजिक जो आपका जो स्फीयर है उसके अंदर आप रहते हुए और अपने पूरे उसकी दिफा करते हुए, तो ये आप ऐसी तफ्तीश बनाते हैं, प्लान बनाते हैं और वो आप देख रहे हैं होते हुए। अभी जैसे अभी एक नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर भी बन रहा है, उसके बाद में तीसरा भी बनना है, फिर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स जो है वो टोटल 6 बननी है। उसमें सब सरफेस न्यूक्लियर मिसाइल अटैक वाली सबमरीन्स अलग है, एंटी शिपिंग, एंटी सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स अलग है। तो ये जो चीजें हैं ये एक आपकी स्ट्रेटेजिक रीच और स्ट्रेटेजिक गेम जो आप आगे आने वाले टाइम में खेलेंगे उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह एयरफोर्स भी एयर टू एयर रिफ्यूलर्स में इंटरेस्टेड है बहुत जबरदस्त। और ये भी बात सुनने में आ रही है कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी इंडक्ट करने के लिए कुछ बातें चल रही हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन है। सो ये सारी चीजें जो है ये किसी डायरेक्शन में एक इंडिकेट करती है। जो B3W है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया, इंडिया को साथ में ला लिया है। तो पाकिस्तान की किस तरह की लॉबिंग है कि हम चाइना के ब्लॉक में चले गए और इंडिया जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में चला गया। तो आप क्या समझते हैं ये लाइंस ड्रॉ हो गई हैं कि हम चाइनीज ब्लॉक में रहेंगे, इंडिया अमेरिकन ब्लॉक में रहेगा, या कि अगर अमेरिका ने हमें बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो कि तकरीबन $40 ट्रिलियन का प्लान है, और आपको दो लोगों ने, अमेरिका ने और इंडिया ने, आपकी साख मिलके इतनी खराब की है कि और दूसरी तरफ से एक तो इनका प्रोपेगेंडा यहां से और इंडियन कैंपेन आपको बदनाम करने के लिए, और दूसरा आपकी कोई काउंटर कैंपेन मौजूद ही नहीं थी, क्योंकि आप आज भी जिस तरह सीरियस नहीं है आप माजी में भी सीरियस। नमस्कार दोस्तों, अब कोई भी चीज हो, पहले पाकिस्तान एक वेस्टर्न कंट्रीज का या फिर आप कह सकते हो कि अमेरिका का हर चीज में पार्टनर हुआ करता था, पार्टनर इन क्राइम जैसे कहते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए कि रशिया पहले अफगानिस्तान के अंदर आया तो पाकिस्तान की जरूरत पड़ी अमेरिका को, तो वो आ गया, अच्छे खासे बिलियंस ऑफ डॉलर दिए। अभी गया ही था क्योंकि 10 साल तक वो लड़ाई चली और उसके बाद रशिया वापस गया, उसके बाद अमेरिका भी वापस चला गया। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, उसके बाद फिर से वो ओसामा बिन लादेन वाली घटना हो गई। उसके बाद फिर से पाकिस्तान के अंदर अमेरिका आया, क्योंकि किसी भी अफगानिस्तान के पास कोई ओशन बॉर्डर है नहीं, कोई पोर्ट है नहीं, तो सीधी बात है पाकिस्तान के पास है, तो वहाँ से लेकर वो अपने सारा का सारा जो सामग्री थे वो लाते थे, अपना लॉजिस्टिक्स, और फिर पाकिस्तान में ही अपना गुजारा करते थे। और जो आर्मी सैनिक या फिर जो भी अपने ऑपरेशंस थे अफगानिस्तान के अंदर वो करते थे। तो उस समय आ गया, तो उस समय पर भी बिलियंस ऑफ डॉलर मिले। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि भाई अब कोई फ़ायदा है नहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करने का यहाँ पर, उन्होंने तुरंत अपने जो चीज़ें वापस खींच ली और इंडिया की तरफ झुक गए, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया ही बड़ा पावर बनने वाला है। पाकिस्तान सिर्फ पैसा खर्च करवाता है, देता कुछ नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जो B3W है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया, इंडिया को साथ में ला लिया है। तो पाकिस्तान की किस तरह की लॉबिंग है कि हम चाइना के ब्लॉक में चले गए और इंडिया जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में चला गया। तो आप क्या समझते हैं ये लाइंस ड्रॉ हो गई हैं कि हम चाइनीज ब्लॉक में रहेंगे, इंडिया अमेरिकन ब्लॉक में रहेगा, या कि अगर अमेरिका ने हमें बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो कि तकरीबन $40 ट्रिलियन का प्लान है के साथ किया। भारत के हालात आपने देखे कहां से कहां निकलता जा रहा है, वो अपने इंटरनेशनल नेक्ससेस में और इंटरनेशनल डीलों में,
और जिस तरीके से वो पूरा, जिस तरीके से उन्होंने अगले दिन अग्नि 5 का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, आप उसको अगर आप उनसे महंगाई का कंपैरिजन करते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी का कंपैरिजन क्यों नहीं करते आप? 3 साल और 2 माह हो गए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को। अगस्त में आई थिंक इनकी गवर्नमेंट बनी थी। 3 साल 3 माह हो गए हैं। इमरान खान ने एक चक्कर नहीं यूरोप का लगाया। ये दुनिया से खुद तो डिस्कनेक्ट कर दिया और वजीर खारजा कह रहे लॉबिंग करें, और जो जहां पे बात करनी थी इंडियन वजीर आजम कह रहा है जाके कि हम 2070 तक आपको क्लियर करके देंगे, हर चीज करेंगे। चीन आपको पता है नाराज है, जो इस वक्त सीपैक के हेड हैं। उन्होंने कहा था कि इंडिया और अमेरिका जो है ये सीपैक को जो स्पॉइल करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। वैसे तो टीएलपी का इल्जाम भी इंडिया पे लगा था, लेकिन बाद में वो टीएलपी के साथ सुलह हो गई तो इंडिया से पीछे हटके कि अगर आपके पैसे चाइना से रुक गए हैं, आप अमेरिका से मांगना चाहते हैं, तो अमेरिका दोनों क्वाड का हिस्सा इंडिया के साथ। तो आप किस तरीके से अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस में लेंगे? क्योंकि आप अगर अमेरिका के साथ दोबारा आएंगे, अमेरिका आपका बाजू मरोड़ के फिर कहेगा कि ये इंडिया के साथ हालात बेहतर करो आपने, क्योंकि वो हमारा पार्टनर है क्वाड के अंदर। वो मालाबार के अंदर जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने बे ऑफ बंगाल के अंदर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं नेवल की। वो अपने आपको पता है जो अग्नि 5 का जो उन्होंने अगले दिन मिसाइल फेंका था, तैयारी की, जो पूरे चाइना को कवर करता है, अफ्रीका और यूरोप तक जाता है उनका। वो 1500 किलोग्राम वजन उठा के जाता है, जो अग्नि 5 उन्होंने किया। आप खुद कंफ्यूज है, दुनिया को भी आपने कंफ्यूज कर रखा है। कोई पता नहीं है किसी को, वाशिंगटन डीसी को कोई पता नहीं है कि आप चाइना को छोड़ चुके हैं, अभी साथ हैं। अफगानिस्तान पे आपकी क्या पॉलिसी है? आईएमएफ को आपने सारा कुछ लिख के दे दिया कि जी भाई बात आप जिस तरह कहोगे करेंगे, हमें नोट दिखाओ। तो ये आपके पास कुछ आपको खुद नहीं पता। आपके मोईद यूसुफ साहब ये हफ्ता पहले इंडिया जा रहे थे, अब नहीं जा रहे। अच्छा, इनके साथ स्पॉइलर है, अगर अमित शाह का स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है, वो कश्मीर में भी गए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोले हैं, उन्होंने गोवा में भी स्टेटमेंट दी है कि हम घुस के मारेंगे। आप स्टेटमेंट ही को दे देते, काउंटर ही कर लेते उसको। आप हमें चाहते हैं कि हम आपके लिए लॉबिंग करें, हम इंडिया से बात करें, वो हम नहीं करेंगे। आप ये करें, आप हमारे साथ बायलैटरल काम करें, बिजनेस करें, एंगेजमेंट करें, लेकिन ये कश्मीर पे हमें जो है ना वो लेक्चर देना बंद करें और ये डॉसियर देने बंद करें। ये कश्मीर पे बहुत हो गया, 75 साल की आपकी कहानी है, हम इस पे इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तानी जो है, जब लॉबिंग की बात आती है सबसे पहले कश्मीर आता है? ठीक है, तो आप ये समझते हैं तारड़ साहब कि हम ये कश्मीर के स्टांस से पीछे हटेंगे? अगर नहीं हटते तो दुनिया हमें ओपनिंग नहीं दे रही। और मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट अपनी थोड़ी इंफॉर्मेशन की बेस पे भी बता दूं कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो फॉरेन सर्विस में हैं वो कहते हैं कि हमें कश्मीर के हवाले से चैलेंजेस हैं, अब हमारी बात उस तरह नहीं सुनी जाती। तो क्या ये जो हमारी बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए शाह महमूद कुरैशी फ्रस्ट्रेशन में है कि क्योंकि वो भी आगे से होस्ट ममालिक कहते हैं कि आप जब हमारे पास आते हैं तो कश्मीर के अलावा भी कोई बात करें, इकोनॉमी की बात करें और पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करें। जरा इस पे बताइएगा, क्या हम चेंज कर सकते हैं ये पॉइंट? इस पे नहीं चिमा साहब, इस मेरी ओपिनियन कश्मीर के हवाले से आपकी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड थोड़ी डिफरेंट है। इस वक्त आपका कश्मीर आप ऑलमोस्ट आपने बैक बर्नर पे रख दिया है, आपने बिल्कुल उस पर कोई प्रेशर नहीं इस वक्त। आप वो इस तरीके से कि आपको जो इस वक्त जो कोल्ड आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, वो आपकी इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान। आपने जिस तरीके से अफगानिस्तान के जो जश्न मनाए और जिस तरीके से आपने खुला के सामने आए, आप दुनिया को वहीं बावर नहीं करा। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि कश्मीर का प्रॉब्लम होगा, है जरूर। अब दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से उनको मिला था सारा सिलसिला, उस वक्त से आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का एतमाद खो चुके हैं। और आपको दो लोगों ने, अमेरिका ने और इंडिया ने, आपकी साख मिलके इतनी खराब की है कि आप, और दूसरी तरफ से एक तो इनका प्रोपेगेंडा यहां से और इंडियन कैंपेन आपको बदनाम करने के लिए, और दूसरा आपकी कोई काउंटर कैंपेन मौजूद ही नहीं थी। क्योंकि आप आज भी जिस तरह सीरियस नहीं है, आप माजी में भी सीरियस नहीं थे। आपने उसको बिल्कुल किसी तरीके से काउंटर नहीं किया, आपने कोई कैंपेन नहीं चलाई बाहर। आपके सफारत खाने, आपके सफारती कोई भी कैंपेन या कुछ भी कामयाब नहीं था, आज भी कोई कामयाब नहीं है। आप कोई एक ऐसा स्टेप बता दें कि आपने कोई कैंपेन चलाई हो पाकिस्तान का इमेज साफ करने के लिए, ना, जीरो।
तो ये आपके सारे उसामा बिन लादेन का मिलना, उसके बाद सारी अलकायदा का पाकिस्तान से मिलना, अलकायदा नंबर 1, 2 सारे के सारे तो पाकिस्तान से अरेस्ट हुए थे। वो डैनियल पर्ल का केस था, वहां से आप उसको भी क्लैरिफाई नहीं कर सके। उसके बाद जो वो आप कोई भी, मेरा मकसद है ये सारी चीजें, और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से अमेरिका वहां से निकला है और जिस तरीके से यूरोप और नेटो सारा खराब हुआ है, वो बिल्कुल जिस तरीके से मैं समझ रहा हूं कि तैयार बैठे हैं, माइंड उन्होंने बना रखे हैं कि आप थोड़ा सा कुछ आगे पीछे करें, एम्बार्गो और सैंक्शंस ठोकें आपके ऊपर। इन हालात में आप मुझे ये बताएं, कश्मीर की बात कहां गई? कोई कश्मीर की बात तो आप करते भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर के बारे में कोई आपका मीडिया उसकी कवरेज हो, कोई कश्मीर के बारे में आप कहीं जाके बात कर रहे हो, किसी इंटरनेशनल फोरम में आप कश्मीर की बात, आप पाकिस्तान का केस नहीं जाके पेश कर रहे किसी इंटरनेशनल फोरम में, कश्मीर की बात आपने क्या करनी? जब पाकिस्तान का केस नहीं आप पेश कर सकते तो कश्मीर और अफगानिस्तान की एडवोकेसी किस तरह करेंगे आप? अफसोस तो ये है इस वक्त तो आपने बिल्कुल फ्री फॉल में आप इस वक्त देखे ना, जब आपके 3 वजीर एक महीने में आके IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, आप खुद सोचे आपके हालात क्या होंगे। इंडिया और चीन की जंग नहीं हुई? क्या हुआ? इंडिया ने ले लिया अपना इलाका वापस के नहीं लिया? पूरी दुनिया उसके साथ थी कि नहीं? वो छोटी ताकत है, उसकी आबादी कम है, ताकतवर के साथ है। ना तो कश्मीर कभी जंग के बगैर हल होना है और ना फलस्तीन। ये तय कर लें आप, ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भी पता है, ये पाकिस्तान के हर शख्स को पता है। बातचीत के प्लेटर पे रख के हमें जो कुछ दिया है वेस्ट ने, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो हमारे दोस्त सऊदी अरब UAE हैं, हमने कितने आराम से कश्मीर जो हड़प कर लेने दिया इंडिया को। डूब मरना चाहिए हमें कि हम एक इजलास नहीं बुला सके इस इशू के ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल का कॉल नहीं दे सके एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये रवैये हैं जिसने आज मुसलमानों की ये हालत की है। इसराइल एक एक करके आप सबको खाएगा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कहना सिर्फ और सिर्फ ये है कि चाहे कश्मीर हो, चाहे पैलेस्टाइन हो, फिलिस्तीन हो, जिसको जो भी कहे, वो लड़ाई के बगैर, युद्ध के बगैर यहाँ पर सॉल्यूशन उसका नहीं आने वाला है। मतलब यहाँ पर जो भाई साहब बैठे ना, उनका कहना ये है। अब उनको कौन समझाए कि भाई उससे भी आपका सॉल्यूशन नहीं आने वाला। अब फिलिस्तीन तो आप भूल ही जाइए, आपके पास कश्मीर के लेने का चांस है, क्योंकि आपके पास मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट जो है वो कश्मीर को लेकर ही है। अगर मान लीजिए कि आपने हमला कर दिया तो क्या आपको लगता है कि अब बच जाएंगे? क्योंकि ये चीज़ आप 47, 65, 71 और कारगिल में कर चुके हो। क्या आपको कभी फ़ायदा मिला? नहीं मिला। लेकिन अब गलती से भी अगर आपने गलती ये कर दी तो हो सकता है कि लाहौर आधा छीन जाए, लाहौर पूरा छीन जाए, कराची तक पहुंच जाए, बलूचिस्तान अलग हो जाए, सिंधु देश अलग हो जाए, हो सकता है कई सारे टुकड़े पाकिस्तान के हो सकते हैं। और क्या कर लिया गाजा के अंदर, या फिर कहे कि पैलेस्टाइन ने युद्ध करके, क्योंकि 6 कंट्रीज ने इसराइल पर अटैक किया था, क्या कुछ फायदा मिला? नहीं मिला। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। जिस तरह इसराइल अपनी ताकत के नशे में उन इलाकों पे कब्जा करता जा रहा है जिन पे 1950 से लोग आबाद हैं, ये दुनिया देख नहीं पा रही। इसलिए नहीं देख पा रही कि हम मुसलमान बहैसियत रियासत, बहैसियत लीडर हम कमजोर हैं, ना हम यूनाइटेड हैं। बात यह है हम अमली इकदाम क्या कर रहे हैं, स्वाय हम ट्विटर्स पे अपनी एक स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं, अपने फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं। क्या अभी तक OIC ने हंगामी इजलास बुला के कोई अमली इकदाम करने की तरफ तवज्जो दी? नहीं। क्यों? कि वेस्ट की तरफ से मुझे बता दें कि फिलिस्तीन के हक में आज तक कौन बोला है? सब के सब इसलिए कि वो सब गुलाम है। आप उनसे उम्मीद करेंगे? कल मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि दुनिया की सबसे ताकतवर यूनाइटेड स्टेट्स, उसका स्पोक्स पर्सन क्या कह रहा है? वो इसको जस्टिफाई कर रहा है। बात यह है कि आपको ताकतवर होना पड़ेगा, बहैसियत मुसलमान आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको अगर नेटो की फोर्स बन सकती है तो OIC की फोर्स क्यों नहीं बन सकती है? जो कुछ मैं समझ पाया हूं, मेरे ख्याल से हमें जंगमंग की बात छोड़ देनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं रशीद साहब। और यहाँ से ये मिलते हैं, ये जो हॉस्पिटल है उसके पास फूलों की दुकानें, वहाँ से गुलदस्ते लेने चाहिए और वफद बन के जाकर नेतन्याहू साहब की खिदमत में पेश करने चाहिए कि जो आपने किया बहुत आला किया और अल्लाह के फजल से इसको करते रहिए, जंग लड़ लें। अब आप मुझे बात कर लेने दीजिए प्लीज़। ना तो कश्मीर कभी जंग के बगैर हल होना है और ना फलस्तीन। ये तय कर लें आप, ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भी पता है, ये पाकिस्तान के हर शख्स को पता है। बातचीत के प्लेटर पे रख के हमें जो कुछ दिया है वेस्ट ने, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो हमारे दोस्त सऊदी अरब UAE हैं, हमने कितने आराम से कश्मीर जो हड़प कर लेने दिया इंडिया को, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं उनसे। हमने बातचीत करनी
है ऐसी बातचीत और ऐसी अप्रोच पर। एक बात, आप जंग चाहते हैं? देखना वो बाबा, ये जंग के अलावा मसले हल होने ही नहीं। आपने क्यों बनाया न्यूक्लियर प्रोग्राम? आपने क्यों इतनी बड़ी फौज रखी? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं आप? वो आप न्यूक्लियर, ओ यार यहाँ बैठ के हम दुनिया के मामे बन रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, इसीलिए मर रहे हैं, हम दुनिया के मामे बन रहे हैं। आप मुल्क के अंदर आजादी देते हैं ना बाहर बात कर रहे हैं। मैंने आपकी बात में बोला, आप मुझे बात करने दें, मेरा आर्गुमेंट है, मेरा अपना मौक़िफ़ है। आप एटमी जंग की बात कर रहे हैं। मैं एटमी जंग से भी ऊपर जाने के लिए तैयार हूं अगर मुसलमानों की बचत हो सकती है तो। एक बात, दूसरी बात ये, मैं आपको मिसाल दे देता हूं, इंडिया और चीन की जंग नहीं हुई, क्या हुआ? इंडिया ने ले लिया अपना इलाका वापस के नहीं लिया? पूरी दुनिया उसके साथ थी कि नहीं? वो छोटी ताकत है, उसकी आबादी कम है, ताकतवर के साथ है, किसी कमजोर के साथ कोई नहीं खड़ा दिखाने होता। पड़ेंगे बातचीत से। किसी मुसलमान मुल्क का, किसी मुसलमान कौम का कोई मसला वेस्ट हल करने नहीं जा रहा। ये मुझसे आप लिखवा लें, आप कमजोर हैं, उनके इत्तेहाद स्ट्रांग है। आप मुसलमानों का अगर एक इत्तेहाद बना के तो देखें वसाइल कहाँ हैं, कुव्वत कहाँ है, अफरादी कुव्वत कहाँ है, फौजें कहाँ हैं, असला कहाँ है। डूब मरना चाहिए हमें कि हम एक इजलास नहीं बुला सके इस इशू के ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल का कॉल नहीं दे सके एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये रवैये हैं जिसने आज मुसलमानों की यह हालत की है, और इन रवैयों को बरकरार रखने वाले लोगों से अल्लाह ताला इस मुल्क को पनाह दे दे तो ज़्यादा बेहतर है। बड़ी मजे की बात है कि राहिल शरीफ साहब गालिबन उस फौज के सरबराह थे जो वहाँ की फ़ौज थी इन ममालिक की। हमारी फ़ौज भी बहुत बड़ी फ़ौज है और हम इस्लामी मुल्कों में से बड़ा अहम दर्जा रखते हैं। तो क्या वक्त नहीं आ गया कि हम संजीदगी के साथ सोचें कि हमें क्या करना है, और तुर्की के साथ मिल के क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकते हैं? अब देखें ना, फ्रांस जैसे मुल्क इजराइल के अंदर होने वाले जुर्म को जब सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ एक्टिविटी दिखानी चाहिए। क्या कुछ फ़ौजें मूव नहीं कर सकती पाकिस्तान से तुर्की, और तुर्की में जाके बैठ सकती हों? कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज वरना तो ये फ़लस्तीन का जो मसला है और जो वो ज़मीन है वो यहूदियों के पास चली जाएगी, वो वहाँ पे एक भी फ़लस्तीनी को नहीं रहने देंगे। जी अंजम, देखो, ये जंग की बात करना तो मैं समझता हूँ जहालत की बात करना है, पाकिस्तान दुश्मनी है। आपकी क्या हैसियत है कि आप कितने छोटे लोग हैं, कितने पसमानदा लोग हैं, और आपने इस मुल्क को कितना गलीज कर दिया है कि आप कत्ल करते हैं, आप आग लगाते हैं, और फिर आग लगाई, कत्ल किया, जिंदा जलाया लोगों को, लेकिन आपका फौजदारी निज़ाम, आपका अदालती निज़ाम वो भी नंगा हो गया कि नाकारा लोग हैं, ना किसी को सजा देते हैं, ना किसी का मुहासबा करते हैं। और आप कहते हैं कि दुनिया हम पे FATF पे एतराज़ात करती है, ये करती है। दुनिया के सामने आपको छोटा बना दिया गया, बल्कि आप अंदर से छोटे थे, आप छोटे नजर आने लगे। और अगर मुसलमान मुल्क इस वक्त फैसला करते हैं कि वो इसराइल को सबक सिखाएं, तो आपको खतरा कहां से है? एक तो अमेरिका से है और एक खतरा आपको यूरोपीय यूनियन से है। लेकिन अगर आप चाइना और रशिया को कन्विंस करें तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन सुलह करवाने के लिए तो बीच में आएंगे, जंग के लिए नहीं आएंगे। जहां तक बात है भारत की कि वो इसराइल का साथ देगा या नहीं देगा, भारत कभी अरब मुल्कों के खिलाफ जाकर इसराइल का साथ नहीं देगा। भारतीय लाखों की तादाद में अरब ममालिक में नौकरी करते हैं। आपको सिर्फ चंद मुल्कों को मनाना है, पहले आपस में एका करना है। OIC मिल बैठे, मुसलमान वैसे मिल बैठे, पहले आपस में बैठ के फैसला करें और इसराइल को वार्न करें कि हम आपको इतना वक्त दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप तैयार हो जाइए, हमें आपके साथ लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद बड़े मुल्कों को कायल करें, जिनके अंदर रशिया मौजूद है, जिनके अंदर चाइना मौजूद है, जिसके अंदर दीगर बहुत सारे मुल्क मौजूद हैं, और उनको कायल किया जा सकता है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सारी करारदादें इसराइल के खिलाफ हैं। दुनिया भर के ममालिक और यूरोपीय यूनियन खुद हमेशा इसराइल को ही मौर्ज़ इल्ज़ाम ठहराता है, हमेशा उसी के बारे में कहते हैं वो गलत कर रहा है, गासिब है, जाबिर है। लिहाजा हमारा केस बड़ा मजबूत है। अगर मुसलमान मौके से फ़ायदा उठाएं तो हमास तो खड़ा हो गया, हिजबुल्लाह भी खड़ा होने वाला है, ईरान साथ दे रहा है, तुर्की आगे बढ़ा है, सिर्फ अरबों का इंतज़ार है। अगर अरब इस वक्त गैरत कर लें तो ये मसला हल हो सकता है, वरना इसराइल एक एक करके आप सबको खाएगा। इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का चीजें चलती हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया डिसाइड करता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट में कह रहे हैं, मैंने 3 कॉल की मोदी साहब को, उन्होंने तो मेरी कॉल रिजेक्ट कर दी। चाइना का कहीं ना कहीं मैसेज गया है पाकिस्तान को। सर, चाइना ने कहीं ना कहीं बोला था कि मुझे खतरा ये नहीं है कि चीजें और खराब ना हो जाए, खतरा ये है कि ऐसे ही ना चलती रहे। हम बैठ के इधर सारे जो है डुगडुगी बताते हैं, और फिर हमारे जो सियासतदान है, इमरान खान उधर नाचता है, पूछता है, जरदारी साहब उधर अपनी हकामतें करते हैं, हम साथ तालियां बजाते हैं।
नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है भाई साहब ने कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जितना भी डिस्कशन होता है, जो भी चीज़ें यहाँ पर होती है, उसमें जो भी यहाँ पर डिसाइड करता है वो है इंडिया। इंडिया ही सब कुछ डिसाइड करता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। पहले एक समय था, आज से 10-15 साल पहले, कि जब पाकिस्तान को अनलिमिटेड सपोर्ट था वेस्टर्न ब्लॉक का, और मतलब पाकिस्तान मतलब खुद को ऐसा समझता था, वो कहते थे ना कि एशियन टाइगर बनने वाला है, जो कभी बना नहीं, एशिया की बिल्ली बनने के भी लायक नहीं है पाकिस्तान। तो उस समय पूरा का पूरा वेस्ट ब्लॉक का सपोर्ट था और खुल के खेलता था पाकिस्तान। लेकिन कभी भी वो जो है ना, वो जैसे वर्ल्ड कप में एक भी मैच जीता नहीं इंडिया से, वैसे वो कभी जीत नहीं पाए। और आज सिचुएशन ऐसी है ना कि वो कह के थक गए हैं मोदी को। जैसे इमरान खान कहता था ना एक समय पर कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो उठाते नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर, दूसरी बात कि भाई उसके बाद के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भाई हम ट्रेड रिलेशन शुरू करना चाहते, कोई आंसर नहीं मिला। उसका क्या होता है कि वो प्रधानमंत्री लेवल की टॉक होती है, अगर वहाँ पर नहीं होते तो नीचे लेवल होता है, टायर 2 टायर 3 होती है। उसमें क्या कहते हैं कि भाई वो रिलेशन पहले बेटर करने की ट्राई करते हैं, जब सब कुछ ठीक होता है तब लीडर्स मिलते हैं। वहाँ पर भी कोई बात नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल सही बोल रहे भाई साहब कि इंडिया डिसाइड कर रहा है फिलहाल जो भी हो रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अभी जो सीज फायर हुआ इतनी कशीदगी के बाद, और मोदी जी बार बार कह रहे हैं और ठीक कहते हैं कि गोला बारूद के माहौल में कैसे दोस्ती हो सकती है। उधर पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ट्विटर पे बैठे हुए रोज़ गोले दागते हैं, मैं तो ये कहूँगा, और वो भारत के बारे में कश्मीर को फोकस करते हुए सख्त से सख्त बातें करते हैं। लेकिन इतनी कशीदगी के माहौल में ये एकदम से कैसे एनवायरनमेंट निकली, ये मैं आपकी राय इस पर जानना चाहूँगा। देखिए इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का चीज़ें चलती हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया डिसाइड करता है कि उसे कब ज़रूरत है आपसे दोस्ती करने की, कब ज़रूरत है आपको आंखें दिखाने की। कि जब आपके कंट्री पर उसका कोई स्टेक नहीं है, आपकी स्टेबिलिटी पर, और उसके अपॉर्चुनिटीज़ थी हमारे पास, हमने उसको ज़ाया कर दी। कि मतलब जब भी वो अपॉर्चुनिटीज़ आई, जब वाजपेयी साहब आए, फिर जब दूसरे लीडर्स जो थे वो चाह रहे थे पाकिस्तान में अपना कॉरिडोर्स खोलना, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने कंट्री की सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, तो उस वक्त तो हमने हर चीज़ को ना करके उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी कि वो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लें अपनी ट्रबल्स के, और उन्होंने ढूंढ लिए। तो अब जो है इतना बड़ा एक पाकिस्तान पर उनका रिलायंस नहीं है, तो वो डिसाइड करते हैं कि आप देखिए कि हम लोग जो थे जब 27 फरवरी का इंसिडेंट हुआ था उसको हैंडल कैसे किया। ठीक है, हो सकता है आप मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसे बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट में कह रहे हैं मैंने 3 कॉल की मोदी साहब को, उन्होंने तो मेरी कॉल रिजेक्ट कर दी और फोन ही नहीं उठाया, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इंडिया का जो आपने कहा उसका तो मुझे तो बस यही लगता है कि आज तक मैंने तो यही देखा है कि पाकिस्तान को जब भी इंडिया को जरूरत पड़ी आपसे दोस्ती करने की, उसने अपने लोग भी भेजे और एकदम से मोदी जी ने बात भी शुरू कर दी और चीजें ठीक होने लगी। फिर उसके बाद जब उन्हें इलेक्शन में जरूरत पड़ी उन्होंने आपको आंखें दिखाई और वोट लिए। अब मिस्टर खान जब इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे थे तो उनको यह एहसास था कि पाकिस्तान में तो पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है। अब ये कैसे हो सकता है कि जब वो इक़्तिदार में आ गए हैं तो वो खुद तो पाकिस्तान स्टाइल की पॉलिटिक्स करें, लेकिन उनके सारे ओपोनेंट्स जो है वो यूरोपियन पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दें? ऐसा नहीं होता। तो बुनियादी मसला जो है वो यही है कि ना इनके पास इतनी सकत है, मतलब कोई तब्दीली आ जाएगी या उससे फर्क कुछ हो जाएगा। 19-20 के फर्क के साथ चीजें पहले भी वैसे ही चल रही हैं, अब भी वैसे ही चलती रहेंगी, क्योंकि शेर व शायरी का माहौल थोड़ा बहुत आपने बना दिया है। तो फैज साहब ने 40 साल पहले ये कहा था कि मुझे खतरा ये नहीं है कि चीजें और खराब ना हो जाएं, खतरा ये है कि ऐसे ही ना चलती रहे। 40 साल से तो ऐसे ही चल रही हैं और मुझे कोई शुबा नहीं है कि अगले 40 साल भी ऐसे ही चलती रहेंगी। कहीं नहीं जा रहा ये मुल्क, कुछ नहीं हो रहा इस मुल्क को। हम अपने बचपन में और अपने लड़कपन में जिन मुल्कों के बातें सुनते थे, इथोपिया की और रवांडा की और अफगानिस्तान तो खैर हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है कि वहाँ कहत है और वहाँ खाना जंगी है, कर्जे पर इन्हिसार है वगैरह वगैरह।
इवन वो मुल्क जो है वो कहीं गए तो नहीं है, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी तो हमसे ज्यादा बेहतर हो गई है। सर सही बात तो है कि मैं आपको अगर सच बताऊं तो आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड। हम में से शायद किसी को भी नहीं पता था कि हो जाएगा। तो कुछ बैक एंड पे बातें हुई होंगी, कुछ बड़े लोगों ने आपस में बातें करी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक मेन बात ये भी है कि ये इमीडिएटली हुआ है चाइना के डिसएंगेजमेंट के बाद। और मुझे लगता है कि चाइना का कहीं ना कहीं मैसेज गया है पाकिस्तान को। सर चाइना ने कहीं ना कहीं बोला है, क्योंकि चाइना जो एक्सपेक्ट कर रहा था, चाइना का एक्सपेक्टेशन था कि हम वहां पे, वो लड़ने के लिए नहीं आए थे, वो आंखें दिखाने के लिए आए थे, थोड़ा सा बाजू बाजू चढ़ा के ना, जैसे गली में लड़ाई होती है कि हम आएंगे और फिर हम इंडियन आर्मी को आंखें दिखाएंगे और हम वो भाग जाएगी डर के मारे, क्योंकि भाई चाइना आ रहा है आफ्टर ऑल, तो इम्प्रेस तो होना ही है, डरना तो है ही। अब वो हुआ नहीं जो चाइना चाह रहा था, और कहीं ना कहीं चाइना से भी मैसेज गया पाकिस्तान को। पीएसएल के कैंसिल होने की जो खबर है वो सिर्फ क्रिकेट की खबर नहीं है, वो है ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू बी एबल टू होल्ड सच एन इवेंट। लेकिन हम जो तमाशबीन कौम है, हम भी तो डुगडुगी बजा रहे हैं ना, हम चस्का लेते हैं ना। हम बैठ के इधर सारे जो है डुगडुगी बताते हैं और फिर हमारे जो सियासतदान है, इमरान खान उधर नाचता है, जरदारी साहब उधर अपनी हकामतें करते हैं, हम साथ तालियां बजाते हैं और फिर हम शाम को घरों घर ही चले जाएंगे। तो ये ठीक है, तमाशा देखें कि जो बजट है 23 मार्च की परेड का, वो भी आप जरूर देख लें। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ, लेकिन कुछ हुआ जिसकी वजह से कोविड के जो असरात थे हमारी सेहत पे भी और हमारी इकोनॉमी पे भी वैसे नहीं पड़े जैसे कई और इंक्लूडिंग यूएस में पड़े। ठीक है, इसका असर क्या होना चाहिए था? इसका असर ये होना चाहिए था कि आपको एक मौका मिला लीप फ्रॉग करने का, राइट, जो वियतनाम ने किया। ये दूसरे मुल्कों में एक चीज जो है जो बाकी दुनिया को नीचे ले जा रही है और आपके साथ नहीं हो रही, तो अक्लमंदी क्या होती है? अक्लमंदी ये होती है कि आप उसका फायदा उठाएं और आपके अच्छा यार मैं लेट मी मेक अप। और अब जब वो वैक्सीनेशन की बात आई है, मेरे ख्याल में आई एम सरप्राइज्ड कि ना हुकूमत और ना ही ऑपोजिशन, क्योंकि हम वो उस तमाशे और डुगडुगी के खेल में इतने फंस गए और सारे चस्के ले। तो जो हमारी इनविटेशन है हसीना वाजिद, कब तक आपके ख्याल में वो पाकिस्तान आ सकती हैं, या वो भी मुमकिन नहीं लगता आपको? सर मुझे नियर फ्यूचर में तो मुमकिन नहीं लगता है। तो उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को अभी तक इनवाइट नहीं किया? नहीं सर, अभी तक कोई इनवाइट नहीं। और इतने डीप रिलेशंस हैं सर दिस गवर्नमेंट, शेख हसीना के और मोदी की गवर्नमेंट के, तो वो एक उनकी अपनी एक डायनेमिक्स है, और वो इस एक छोटे मुल्क के लिए मेरे ख्याल से निकलना उस चीज से, और उनका एक बंगालीज बाय नेचर वेरी नेशनलिस्ट। उससे पहले वाकयात रहे हैं, और जब तक वो अपॉलॉजी रेंडर नहीं करेगा पाकिस्तान, उस वक्त तक शायद ताल्लुकात में वो यकीनी जो एक तयक्कुन के साथ आगे बढ़ते हैं वो नहीं बढ़ सकते। आप ये देखिए ना कि वीजा मिलना है आपको, शायद अमेरिका और लंदन का वीजा मिल जाए, मगर इसका वीजा नहीं मिलता बांग्लादेश का, बहुत ही मुश्किल से। बांग्लादेश की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान को इस बात का तो डेफिनेटली एक दुख, बहुत बहुत बड़े लेवल का दुख है कि 1971 के अंदर बांग्लादेश उनसे अलग हो गया। एक आप कह सकते हो कि 45-50% एक जगह पॉपुलेशन दोनों अलग हो गए, और उनके लिए एक अच्छी फेवरेबल सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए कि भाई बांग्लादेश के अंदर, मतलब उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पर वो अपने ऑपरेशंस चलाता था इंडिया के खिलाफ, मतलब दोनों तरफ से वो अपना ऑपरेशंस चलाता था। अब उसके बाद 1971 हो गया, तो अब दिक्कत यह है कि वहाँ की प्रधानमंत्री अलग हो गई। तो यहाँ पर यह बात हो रही है कि कब हो सकता है कि हसीना वाजिद जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, वो यहाँ पर आ सकती है, मतलब पाकिस्तान आ सकती है। तो दूसरी तरफ भाई साहब कह रहे कि नहीं, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, और ना ही उन्होंने कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इन्वाइट किया है कि आप आइए हमें विजिट कीजिए। मतलब ये क्या होता है कि एक रिलेशन सुधारने की बात होती है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि बांग्लादेश पर यहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा काम कर रहा है, और वही चीज़ है जो सिचुएशन बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में ठीक नहीं होने दे रहा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। हमारे वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से पिछले साल बात की, और सब ने कहा कि जी द आइस हैज़ बीन ब्रोकन। उसके बाद फिर एक ख़त भी गया हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से, दावतनामा भी हसीना वाजिद साहिबा को कि आप तशरीफ़ लाएँ।
उसके बाद हमें लगता है कुछ मोमेंटम टूट सा गया है। क्या आपको भी यही महसूस होता है, या हमारी जो है हम जरा गलत तरीके से देख रहे हैं इसको? वजीर आजम ने उनसे बात की और खत तो लिखा, तो उम्मीद तो ये बंदी थी कि शायद हमारे ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो मेरे ख्याल में शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर के शायद दौरे का इंतजार हो रहा है। कोई दौरा आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में हो सकता है? सर मेरा नहीं ख्याल है, मैं नहीं समझता हूँ। देखिए जब तक वो इनवाइट नहीं करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर को उठ के नहीं चले जाएंगे ना। हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट की तो बहुत डिफरेंट यानी डायनामिक्स होती है विजिट की। अनलेस एंड अंटिल देयर इज तो उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को अभी तक इनवाइट नहीं किया। नहीं सर, अभी तक कोई इनवाइट नहीं। लेकिन जो हमारी एक सरसरी सी चीज जैसे होती है कि जब आप खत लिखते हैं तो आप आप लिखते हैं कि आप विजिट करने, मगर सर वो कोई इनविटेशन नहीं है ऐसा। तो जो हमारी इनविटेशन है हसीना वाजिद, कब तक आपके ख्याल में वो पाकिस्तान आ सकती हैं, या वो भी मुमकिन नहीं लगता आपको? सर मुझे नियर फ्यूचर में तो मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है सर, सियासत मुल्कों के दरमियान भी और शायद अपने विद इन द कंट्रीज आल्सो, इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल थिंग। समटाइम्स थिंग्स हैपन आउट ऑफ द ब्लू, और अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है तो फिर हो सकता है वो भी विजिट करें, वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट कर लें। लेकिन सर फिलहाल मुझे नियर फ्यूचर में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। So what stops her from coming to Pakistan? Sir, there are extraneous factors in our relationship with Bangladesh. For instance, and you know that India plays a very critical role, sir. और especially this government, Modi की जो government है BJP, और Bangladesh being cocooned, it's all three sides, it is kind of surrounded by India, which is a huge neighbor, a giant neighbor. And of course, Bangladesh की अपनी limitations हैं कि वो चारों तरफ से चूंकि भारत से घिरा हुआ है, सिर्फ it opens up in the south into the Bay of Bengal, the rest is surrounded by और इतने deep relations हैं सर with this government, शेख हसीना के और मोदी की गवर्नमेंट के, तो वो एक उनकी अपनी एक डायनामिक्स है, और वो इस एक छोटे मुल्क के लिए मेरे ख्याल से निकलना उस चीज से, और उनका एक बंगालीज बाय नेचर अ वेरी नेशनलिस्ट। आप इस रीजन में आपने इंडिया में सर्व किया है, आपको भी अंदाजा होगा कि बंगालीज आर वेरी नेशनलिस्ट इन देयर अप्रोच। वो कहते हैं कि हमने बात सिंस यू गाइस वर ब्रीथिंग डाउन आवर नेक्स्ट, तो हमने तो आपको इस वजह से आपसे अलहदी ये चीज रफी एक लिंगरिंग इशू है बांग्लादेश की तरफ से कि पाकिस्तान फॉर्मली अपोलोजाइज करे जो भी 1971 या उससे पहले वाकयात रहे हैं, और जब तक वो अपॉलॉजी रेंडर नहीं करेगा पाकिस्तान, उस वक्त तक शायद ताल्लुकात में वो यकीनी जो एक तयक्कुन के साथ आगे बढ़ते हैं वो नहीं बढ़ सकते। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को ये काम कर लेना चाहिए? उससे कोई जो है कुछ पेंडोरास बॉक्स तो नहीं खुल जाएगा कहीं? सर इट इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू बिटवीन आवर टू कंट्रीज, अपॉलॉजी इशू। और इसमें स्पेशली दिस गवर्नमेंट अवामी लीग, बिकॉज इट कैरीज द पॉलिटिकल बैगेज ऑफ 1971, तो उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट जो यानी स्टिकिंग पॉइंट है वो अपॉलॉजी का है। सर मेरा अपना ख्याल ये था है कि बल्कि इसको हमें यानी कंसिडर करना चाहिए, वी शुड नॉट रूल इट आउट कंप्लीटली। बांग्लादेश के साथ उन सबको इस पे बहुत सीरियस थिंकिंग की जरूरत है, और क्योंकि सर ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक अपॉलॉजी नहीं होगी तब तक हमारे ताल्लुकात ये गो नो एरिया क्यों है रफी? इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? सर ये हमारे यहाँ बहुत ही सेंसिटिव इशू समझा जाता है अपॉलॉजी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इफ वी अपॉलोजाइज for the heck of it, I mean hypothetically speaking, if we apologize, so it would be like we'll be opening a Pandora's box, एक के बाद एक चीजें निकलना शुरू हो। अच्छा ये बताइए कि अब जो है ऑब्वियसली पॉलिटिकल हाईएस्ट जो लेवल विजिट्स हैं वो तो शायद मुमकिन नहीं है, जिस तरह आपने कहा, ना शेख हसीना मुस्तकबिल करीब में उनका आने का कोई इम्कान है, और ना हमारे वज़ीर आज़म को फिलहाल कोई फॉर्मल इनवाइट मिला है ढाका की तरफ से। तो इस सूरत हाल में इक़्तिसादी या तिजारती जो हमारे ताल्लुकात हैं वो कहाँ खड़े हैं इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान? सर देखिए वो भी चूंकि जब आपके सियासी ताल्लुकात सही नहीं होते हैं तो वो सफर आपके तमाम यानी तिजारती और ताल्लुकात भी सफर करते हैं। आप ये देखिए ना कि वीजा मिलना है आपको, शायद अमेरिका और लंदन का वीजा मिल जाए, मगर इसका वीजा नहीं मिलता बांग्लादेश का, बहुत ही मुश्किल से। जिस तरह बांग्लादेश ने और इंडिया ने अपनी हर चीज को डीपोलिटिसाइज किया टू हैव इकोनॉमी, टू गिव इकोनॉमी अ मोर इम्पोर्टेंट प्लेस। बांग्लादेश की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है
इंडिया के ऊपर, और इन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो करते रहते हैं बहुत ज्यादा। इवन कि अनियन जो है वो बांग्लादेश, इंडिया से बांग्लादेश जाता है, और बहुत सारी चीजें वी कैन टॉक ऑन दैट, बट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ लार्जर प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। हमें इन चीजों को जरा समझना है कि हम डीपोलिटिसाइज कैसे कर सकते हैं। चाइना अगर आगे आता है तो हमारे लिए चीजों को नॉर्मलाइज कर सकता है अगर चाइना अपना रोल प्ले करे। अब चाइना कैसे रोल प्ले कर सकता है? जितनी चाइना की ज्यादा लिवरेज होगी बांग्लादेश में, उतना ज्यादा आसानी से वो रोल प्ले कर सकता है। और अगर चाइना ने वो अपना रोल ना प्ले किया तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो डायरेक्ट हमारे इंडिया के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात है वो नॉर्मल इट। सो